So this is linear convolution using circular convolution. Rather, we can also call it how to find out the effect of linear convolution using discrete Fourier transforms. So in my earlier class, I told you about all the details regarding this. Now let us proceed. Okay. So आप लोग अपनी टेबल का बुक का जो टेबल 8.2 है जिसमें समरी ऑफ ऑल द डिस्क्रीट फूरियर टाइम प्रॉपर्टीज दी है उसको आप स्टडी कर लें. यू कैन गो थ्रू दैट. तो अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है x1 ऑफ n का कन्वॉल्यूशन x2 ऑफ n के साथ टाइम डोमेन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में x1 के डॉट x2 के का इफेक्ट चाहिए सो दैट दिस विल बिकम x3 of k and this will become x3 of n. Now we all know that these are the DFTs getting multiplied, and whenever DFTs are involved then they produce circular, or you can say periodic effects, particularly whenever you are shifting or flipping the signal. So we have to be double cautious while dealing with finite length sequences like x1 and x2, but in frequency domain our vested interest is in discrete Fourier transform because of convenience of the use of DFT in our computers and discrete signal processors. So we are least interested nowadays in using DTFT and we are most interested in using DFTs. But somehow our day-to-day signals, may it be voice signal or the video signal, they all belong to aperiodic. They are all aperiodic and finite length sequence. We must try to understand. तो एक तरफ टाइम डोमेन में aperiodic finite length sequence है, of course discrete है या डिजिटल है. फ्रीक्वेंसी डोमेन में x e j omega is not comfortable to us, so we have artificially created x of k from here. Okay, तो जब आप x3 of n टाइम डोमेन में प्रोड्यूस करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 of m डॉट x2 of n माइनस m, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में x3 e j ओमेगा बन जाता है सिंपल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल X1
and capital X2। तो यहाँ पर ये जो कन्वॉल्यूशन है इसको लीनियर कन्वॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो DTFTs हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जो रिजल्ट आता है उसका इन्वर्स निकालकर हमको x3 ऑफ n की वसूली मिल जाती है, वापस से मिल जाता है। So life was simple as that, but somehow this is not suitable for the computer. So we introduced the concept of discrete Fourier transform out of x ej omega. Now let us see how to get this particular thing using inverse DFT, that is अगर x1 के डॉट x2 के कराकर जो x3 ऑफ k बना उसका इन्वर्स निकाला तो हमको ऑब्वियस बात है कोई x3 डैश ऑफ n मिलेगा जो कि पीरियोडिक नेचर का होगा। और अगर उसका एक पीरियड चूज करेंगे 0 to n-1 के बीच में, देन वी हैव टू फाइंड सम वे कि इसकी जो वैल्यू है ये ओरिजिनली x3 ऑफ n के बराबर हो जाए। एंड इफ वी आर सक्सेसफुल इन दैट देन इट वुड बी ए विक्ट्री। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ लेट अस सी। तो अगर x3 ऑफ n को देखें जो कि इनवर्स DFT है x3 ऑफ k का, x3 ऑफ k का, राइट। तो एक्चुअली x3 ऑफ n जो डैश में है ये क्या होगा? दिस शुड बी सिग्मा r इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x3 ऑफ n minus Rn. You can refer to my earlier lectures to understand this concept fully. कि यहाँ पर रिपीटेशंस होंगे, रिपीटेशंस होंगे आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ n, 2n, 3n and of course plus minus and plus minus. So rather the n has to be chosen very wisely or intelligently. n की जो चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Now how to choose n विटिली, बुद्धिमानी के साथ कैपिटल n को चूज कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको इसका इशारा दे दिया था, आई इंडिकेटेड। मान लीजिए x1 ऑफ n की लेंथ l है और इसका जो DFT या DTFT है वो x1 ej ओमेगा है। सिमिलरली x2 ऑफ लेंथ की n की लेंथ p है और
इसका DTFT x2 EJ ओमेगा है सपोज। तो हमें पता है कि अगर x1 ऑफ n को लीनियरली कन्वॉल्व कराएंगे x2 ऑफ n के साथ to get x3 of n, so this mathematics we know that कि L लेंथ का सिग्नल P लेंथ के सिग्नल के साथ जब कन्वॉल्यूशन करेगा तो जो x3 ऑफ n बनेगा उसकी लेंथ L प्लस P माइनस 1 होगी। ये भी इंटरेस्टिंग है जानना कि अगर इसकी शुरुआत 0 से होती है, L माइनस 1 पे ये ख़त्म होता है, इसकी शुरुआत 0 से होती है, P माइनस 1 पे ये टर्मिनेट करता है, तो x3 ऑफ n की शुरुआत 0 से होगी और लास्ट सैंपल इसका पॉसिबली L प्लस P माइनस 2 पे होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करें, मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें, वहाँ पर आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व कर सकते हो। एग्रीड? चलिए, तो अब हमको n की वैल्यू चूज करना है। तो लॉजिकल बात है कि अगर n की वैल्यू को मैं ग्रेटर ले लूं या कम से कम इक्वल ले लूं L प्लस P माइनस 1 के, then I can expect something good to happen। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया, सपोज सपोज 4 3 2 1 0 1 2 3, ये हमारा लेट अस से x1 ऑफ n है, this is n axis, and suppose to be very simple, एक और ले लो 0 1 2 3 4, ऑल सैंपल वैल्यूज 1, ये हमारा सपोज x2 ऑफ n है। यानी इस सिग्नल में कैपिटल L की वैल्यू 4 है, एंड फॉर दिस सिग्नल P इज इक्वल टू 5। ऑब्वियस बात है, आप सब लोग एक्सरसाइज करेंगे कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कन्वॉल्यूशन कराया, अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कन्वॉल्यूशन कराया, इन दोनों का आपस में कन्वॉल्यूशन कराया, then what do you expect to obtain? तो ऑब्वियस बात है कि जो x3 ऑफ n आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसकी टेबल अगर अपन बनाए तो x3 ऑफ 0 से शुरुआत होगी इसकी, एंड x3 ऑफ 0 विल बी 4, फिर x3 ऑफ 1 लेंगे, 2 बार ओवरलैपिंग होगी, सपोज इस वाले को फ्लिप करके टाइम रिवर्सल करके शिफ्ट कराते हुए ला रहे हैं,
और इसके साथ ओवरलैपिंग करा रहे हैं इन लोगों के साथ। तो जब दो सैंपल ओवरलैप हो गए तो 4 + 3 7 आएगा। और जब x3 निकालेंगे तो 3 बार ओवरलैपिंग होगी, विल गेट 4 + 3 + 2 विल गेट 9। गॉट इट। फिर फिर x3 लेंगे तो हमको मिलेगा 4 + 3 + 2 + 1 will get 10. Now this is the maximum possible overlapping happening, right? एक और बार शिफ्ट करेंगे, एक और बार इतनी ही वैल्यू मिलेगी। x3 और 4 ये मिल जाएगा फिर से 4 + 3 + 2 + 1। अभी भी ओवरलैपिंग उतनी ही होगी इस बार। अब ओवरलैपिंग घटने लगेगी। x3 और 5 नाउ अब क्या होगा, अब 4 बाहर हो जाएगा यहां से ओवरलैपिंग में से, दिस विल बी आउट। ये 3 ओवरलैप करेंगे जब इस पे से ट्रेन गुजरेगी तो। और अब की बार आपको मिलेगा 4 is gone. Now you will get 3 + 2 + 1. Here you will get 3 + 2 + 1 6, right? देखते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे मिलेगा x3 of 6 निकालने जाएंगे, ओवरलैपिंग और कम हो जाएगी, 3 भी बाहर हो जाएगा। अब मिलेगा 2 + 1 3। फिर x3 ऑफ, आप पूरा ग्राफ बना बना के देखिएगा, 2 भी बाहर हो जाएगा, बचेगा 1। फिर x3 ऑफ 8 निकालेंगे, तब ओवरलैपिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद सब दूर 0 मिलने वाला है, यानी x3 0 से स्टार्ट करेगा, 7 तक वैल्यू देगा। लेकिन अगर x3 का ग्राफ बनाते हम तो कैसा बनता, देखते हैं। अगर x3 का ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसा बनता, x3 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता। राइट। सबसे पहले 4 सपोज, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 10, फिर 6। सो दिस इज 4 7 9 10, this is also 10, and after that 6, somewhere here 6, then 3, then last 1, 0 1 2 3 4 5 6 7। now let us apply the formula। L की वैल्यू थी 4,
p की वैल्यू थी 5, एम आई राइट? तो x3 जो बनना चाहिए था उसकी लेंथ होना चाहिए थी l प्लस p माइनस 1, सो 4 प्लस 5 माइनस 1, इट शुड बी 8। उसकी शुरुआत 0 से होना चाहिए थी, 7 पे ख़त्म होना चाहिए था। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर, आप यहाँ से देख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, इसमें से आप देख सकते हो, एम आई राइट? यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये तो हुआ लीनियर कन्वॉल्यूशन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में। अब अपन इसको देखते हैं कि अगर अपन इसको सर्कुलर कन्वॉल्यूशन से कराते तो क्या होता। तो सर्कुलर कन्वॉल्यूशन से कराने के लिए n की वैल्यू सपोज हम लोगों ने मिनिमम पॉसिबल 8 चूज करी, तो हमारे x1 ऑफ n जो था उसको हमको 0 पैडिंग करना पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनली उसकी लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 तक है। तो बाकी जगह अपनी तरफ से क्या करेंगे, 0 पैडिंग करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो 4 5 6 एंड 7। तो x1 ऑफ n को इस तरह से डॉट 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 लगाकर एक्सटेंड कर दिया। तो अब हमारी विंडो यहाँ से यहाँ तक की ओपन हो गई। सिमिलरली हियर 5 6 और 7 तीनों पे डॉट लगा दिया, तो इसकी विंडो भी इतनी कर दी, यानी p की वैल्यू डेलिबरेटली 8 बना दी, l की वैल्यू भी डेलिबरेटली 8 बना दी, और n अब हमारा हो गया 8 के बराबर। तो दोनों सिग्नल्स को 8 लेंथ का कर दिया, और अब दोनों को सर्कुलर कन्वॉल्यूशन करना है, दोनों का सर्कुलर कन्वॉल्यूशन करना है। तो हमारा पहला सिग्नल 4 3 2 1, एग्रीड? 4 3 2 1, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बन गया x1 ऑफ n, ये बन गया x1 ऑफ n 0 पैडिंग के बाद, और n की वैल्यू यहाँ पर 8 चूज कर ली। सिमिलरली दूसरे वाले को टाइम रिवर्सल करा दिया, दूसरे वाले को टाइम रिवर्सल करा दिया, टाइम रिवर्सल करके बनाया, तो उसकी सारी वैल्यू 1 थी, 1 1 1 1 एंड 1, 0 -1 -2 -3 -4, ये सारी वैल्यू 1 है, और बाकी डॉट 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 5 माइनस पे -6 पे और -7 पे। ये बन गया आपका x2 ऑफ -n बोल लो या -m बोल लो, अगर इसको m एक्सिस पे कह रहे हैं। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कराते जाएंगे, लेकिन एक चीज सोचने वाली है, वो क्या कि अब हम सर्कुलर कन्वॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, यानी
x1 ऑफ n का, जिसको हमने अपेंड करा है, n पॉइंट सर्कुलर कन्वॉल्यूशन निकालना है x2 ऑफ n के साथ। यानी फॉर्मूला बनेगा सिग्मा m इक्वल टू 0 टू n-1 सर्कुलर कन्वॉल्यूशन का x1 ऑफ m डॉट x2 ऑफ सर्कुलर शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल एट ए सर्कमफेरेंस ऑफ n। ये करना है। तो अब आप एक्सरसाइज करते जाइए कि अगर ये हमको बनाना है, यानी x2 ऑफ सर्कुलर टाइम रिवर्सल करना है, किसका? इस वाले सिग्नल का, ये वाले का सर्कुलर टाइम रिवर्सल। तो क्या होगा? आपको सर्कुलरली टाइम रिवर्स करना है, तो वो करने के लिए आपको चाहे तो इसको सर्कुलरली इमेजिन करें ओरिजिन के अबाउट, और नहीं तो इसके आसपास एक पीरियोडिसिटी का अनुभव करें। तो यहाँ पर डॉट 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 रहा होगा, फिर 1 1 1 1 1, 4 बार 5 बार 1 रहा होगा। फिर जब हमने इसको शिफ्ट करा होगा पीरियोडिक सिग्नल को, तो क्या होगा? टाइम रिवर्स करा होगा, सॉरी। तो क्या होगा? ये जो 0 है वो यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, हाँ, ये 3 0 तो यहाँ आ जाएंगे, और बाकी 1 साइड में खसक जाएंगे। यानी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, सर्कुलर टाइम रिवर्सल कैसा होगा। x2 ऑफ ये प्लॉट कर रहा हूँ मैं। ये प्लॉट करने में अगर आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं सभी लोग, तो ये हमारी विंडो 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब सबसे पहला जो 1 था वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी के अबाउट रोटेशन हुआ है। फिर डॉट 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 एंड लास्ट में 1 1 1 एंड 1, ये आपको मिलेगा। ये सब 1 है। ये मैंने क्या प्लॉट किया है? मैंने ये x2 ऑफ -m प्लॉट किया है विथ circumference n equal to 8. I hope it's clear to you. And now you can see how it is different from the normal x2 of -m. x2 of -m अलग तरह का दिखता था, और x2 of सर्कुलर टाइम रिवर्सल अलग तरह का दिखता है। अब इसको हमको शिफ्ट कराना है या ओवरलैप कराना है इसके साथ। 4 3 2 1 like this, 0 1 2 3। ये हमारा x1 ऑफ n है, ऑफ कोर्स विद डॉट 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 एंड डॉट। 4 5 6 7, इन दोनों का आपस में कन्वॉल्यूशन कराना है और इसको सर्कुलरली शिफ्ट करना है। मतलब ये कि अगर हमने x3 डैश ऑफ 0 निकाला यहाँ पर, तो वो तो 4 आएगा, सामने दिख रहा है। फिर इसमें एक बार शिफ्ट करा, यानी हमने x2 ऑफ सर्कुलरली 1 -m करा, तो ये यहाँ से विंडो में से बाहर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से एंटर हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा। और यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 2 1 इधर आगे बढ़ जाएंगे, ये 0 आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा,
और ये 1 1 1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। तो अगली बार जो आएगा वो आएगा 4 + 3, x3 डैश ऑफ 1 निकालेंगे। तो अब आप निकालते जाइए, 4 आएगा, फिर 4 + 3 आएगा यानी 7 आएगा। एक बार और बाहर करेंगे इसको, तो जैसे एक बार और बाहर करेंगे तो एक 1 और अंदर आ जाएगा, ये 0 और आगे खसक जाएगा। तो अब पे बार आ जाएगा 4 + 3 + 2 9 आ जाएगा। एक बार और बाहर करेंगे इसको तो एक 1 और आ जाएगा, एक और 0 यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब की बार आ जाएगा आपका 10, एक बार और शिफ्ट करेंगे, राइट। तो 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर अब 0 आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग और नॉट। लाइकवाइज अब की बार फिर 10 आएगा, सॉरी। और उसके बाद फिर 0 0 0, इधर से 0 लौट के आने लगेंगे। देन you'll get 6, then you'll get 3, then you'll get 1 and ultimately it will die out। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x3 डैश ऑफ n बना उसका एक पीरियड लेंगे तो वो हमारे x3 ऑफ n के बराबर आ रहा है। So you can see that the circular convolution has resulted into the effect of linear convolution by a simple adjustment. Once I make n greater than or equal to L plus P minus 1, इससे बड़ा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर n की वैल्यू लेस देन ले ली L plus P minus 1 से, then aliasing, टाइम aliasing will happen। टाइम डोमेन में aliasing होने लग जाएगी। तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से x1 के x2 के से अगर आप x3 के बनाओ और एक एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग करके इसका इन्वर्स लो तो आपको x3 ऑफ n मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने यहाँ पर n की वैल्यू जो चूज करी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू L plus P minus 1 है। So this is the one of the most important uses of DFT nowadays। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक योर ऑल VLC प्लेयर एंड एवरीथिंग, ये सब DFTs का इस्तेमाल करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए। या आप जो फोटोशॉप करते हैं या आप और भी इस तरह के जो एल्गोरिथम्स लिखते हैं जिसमें आप फिल्टरिंग वगैरह करते हैं, इमेज को इन्हेंस वगैरह करते हैं, इफ़ेक्ट्स डालते हैं, ये सब DFTs की मदद से किए जाते हैं। So try to understand and try to learn this। So I have told you how to do this। So let us stop।